intricate network we are up against. Prime Minister in his concluding address, at the Surajkund conclave, in fact dwelt on this. He spoke about various networks which were trying to destabilize India. He spoke about those who take up guns, those who take up pens, both with the objective of destabilizing and deconstructing India. So at various levels, this continuous counter is on. My only submission is, you see, the objective of having this discussion today, and I'm very happy that Shivanandji, Binayji could really organize this at such a short notice, is this, that we need to educate the public at large that this is a problem which is in our daily lives. We are faced with it. You never know where the next IS operative it is, that we have such a foolproof security apparatus, at least developed over the last few years, that they are being apprehended, that they are being stopped. But we need to be conscious, aware, people need to be aware on how this trail happens, how this has to be counted. This is the objective of this exercise. And so thank you very much. And I would really request that all of us engage ourselves with this issue more and more. Thank you so much. धन्यवाद शिवानंद जी। धन्यवाद सर। इस चर्चा को, जो आज का विषय है, इस विषय के संदर्भ में जो हम आज बातचीत करेंगे, इसमें मैं शुरुआत करूंगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पथिकृत दा। उनको मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस विषय पर अपनी बात रखें। फिर आगे हम विनय सिंह जी और अपने जो आज वक्ता है श्री सुमित मेहता जी, उन तक हम इस चर्चा को लेके जाएंगे। फिर आपस में एक किसी मन में कोई विषय होगा तो उसको भी इस चर्चा में रखा जाएगा। मैं पथिकृत जी से अनुरोध करूंगा कि वो अनम्यूट करें और अपनी बात। शिवानंद जी, एक मिनट पथिकृत जी, 1 घंटे में हम लोग इस पूरी चर्चा को वाइंड अप करेंगे। अभी पथिकृत जी के बाद मेरा मुझे लगता है कि केवल एक इंट्रोडक्टरी ही सब्जेक्ट के नाते रहेगा, और मुझे लगता है कि सुमित जी आप एक 20-25 मिनट में अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद हम लोग बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन या क्वेश्चन आंसर सेशन के नाते तो 1 बजे या लास्टली 1 बज के 10-15 मिनट तक हम लोग इसको कंक्लूड कर देंगे। यस पथिकृत जी, यू कैन स्टार्ट नाउ। शिवानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड माय रिगार्ड्स टू विनय जी, अनिर्बन सर, प्रीतम जी एंड ऑल माय फ्रेंड्स एंड रिस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल्स जो यहाँ ज्वाइन किया है। तो मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव देता हूँ जहाँ से ये नो मनी फॉर टेरर ये एमर्ज होता है। एक तो चीज ये बहुत समझना जरूरी है कि टेररिज्म जो है ना वो वैक्यूम में नहीं होता है। इट डजंट सर्वाइव इन ए वैक्यूम। तो इसके लिए 3-4 चीजें, जैसे बिल्डिंग में एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, फाउंडेशन चाहिए होता है, पिलर होता है, इस तरह से टेररिज्म में 2-3-4 चीजें बहुत जरूरी होता है। एक तो है there's a strong ideology, however bad the ideology might be, एक मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। उसके साथ होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी चीज होता है कि इंटेलेक्चुअल कवर फायर, उसको जस्टिफाई करने का। आप देखिए अलकायदा से शुरू करके ISIS, हर एक के पास एक जस्टिफिकेशन है, उनके मैगजीन है, दे ट्राई टू डू इट, एंड देयर आर पीपल जिनको ओवरग्राउंड वर्कर कहा जाता है, वो इंटेलेक्चुअल कवर फायर माओवादियों को यहाँ पे बहुत दिया जाता है। देयर आर पीपल हु ऑल्सो ट्राई टू एडवोकेट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट बाय सेइंग टेरर हैज नो रिलीजन। बुरहान वानी को जिस तरह से एक मार्टर की तरह कुछ लोगों ने प्रमोट किया था। एंड द फोर्थ पिलर इज फंडिंग। बिना फंडिंग के कुछ नहीं होता है। आप देखिएगा जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग एक टाइम होता था, इट वाज अ नॉर्म एंड एन एक्सेप्शन। हर शुक्रवार को स्टोन पेल्टिंग होता था। आज वो स्टोन पेल्टिंग है नहीं। क्यों नहीं है? फंडिंग बंद हो गया। कहां से फंडिंग बंद हुआ? फंडिंग बंद हुआ जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता था, जिससे नारकोटिक्स आता था इन कश्मीर। दैट वाज फर्स्ट। सेकंड इज जिस तरह से हवाला ऑपरेटिव्स जो है, मनी लॉन्ड्रिंग जो कर रहे, वहां का जो जहां से पैसा आता है वहां पे बहुत बड़ी रोक लगाई गई है। तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियोलॉजी, इंटेलेक्चुअल कवर फायर, ऑर्गेनाइजेशन, फंडिंग, एंड फिफ्थ जो ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, ट्रेनिंग। इट इज अ कांस्टेंट ट्रेनिंग दैट कीप्स ऑन हैपनिंग। और उसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको हम ये समझना छोड़ दे, वी स्टॉप थिंकिंग और प्रिज्यूमिंग जो टेररिस्ट होते हैं वो गरीब घर से आते हैं। ये एक नैरेटिव बहुत दिन से चलाया गया था
कि पाकिस्तान से आया था वो जो टेररिस्ट इन 26/11, वो तो गरीब घर से था, ऐसा नहीं है. There are terrorists which have emerged from Middle East and many other countries who are postgraduates. They're extremely educated. They have huge amount of money. Osama bin Laden was from a very rich family. Bin Ladens are one of the biggest business enterprises of Middle East. ये समझना जरूरी है कि funding of terrorism is an organized business. So if you have to break terrorism, any kind of terrorism, you have to break the backbone, and the backbone is the funding of terror. और ये जो आज टेररिज्म लेके इतनी बातें होती है, ये नो मनी फॉर टेरर का जो कॉन्फ्रेंस भी हुआ, इसका कारण एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है 1945 के बाद से जो ऑर्गेनाइजेशंस तैयार किया गया था, जिनका काम था टू स्टॉप कन्वेंशनल वॉर एंड टू स्टॉप नॉन स्टेट एक्टर्स फ्रॉम प्रोवोकिंग वॉर. दोज ऑर्गेनाइजेशंस, उसको मैं एक ही शब्द में उनको कहूंगा, यूनाइटेड नेशन. आज तक यूनाइटेड नेशन हैज फेल्ड टू काउंटर ऑल काइंड और प्रिवेंट वॉर एंड प्रिवेंट टेररिज्म. ये प्राइम मिनिस्टर हैज मेड इट वेरी क्लियर टाइम एंड अगेन इन यूनाइटेड नेशन दैट टेररिज्म का आज तक कोई डेफिनेशन नहीं है. There is no definition in United Nations what terrorism stands for. So when you do not have a definition of what terrorism stands for, how would you counter terrorism? So how would you do financial action against terrorism? जब आपके पास टेररिज्म का डेफिनेशन ही नहीं है. जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर चल रहा था फ्रॉम 2001 ऑनवर्ड्स, एक टाइम था जब यूनाइटेड स्टेट्स केम अप विद अ टर्म कॉल्ड गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट. जो अफगान तालिबान था, that was bad terrorists for them. There were some others who were good terrorists for them. This is the problem. This is where the problem is. So when we talk about what India is doing, और इसके साथ मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो G20 अभी हो रहा है 2023 में, जिसमें फाउंडेशन हैज अ रोल टू प्ले आल्सो एज अ सेक्रेटेरिएट, it is important to understand organizations like G20 have become very prominent because United Nations is failing in its task of preventing terrorism. And that's why a lot of countries are looking up to countries like India to become a solution provider in many areas, including counter-terrorism. And then comes the issue of what is India basically doing? कैसे कर रहा है? When the Home Minister says no fund for terror, no money for terror, it's not a rhetoric. They have actually done in practice. And what are the things they have done to prevent that money flow to fund terrorism is something we have to understand. And for that to understand, it is important to understand where the money comes from to fund terror. सबसे important चीज है narcotics trade. It is important to understand that narcotics trade in the whole world, surprisingly, बहुत सारी intelligence agencies है, some of them are in the West, जो इसको support करता है for all the nefarious activities to be financed. मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का. So when India takes a strong stand against narcotics, ऐसा नहीं है कि सब देश खुश होता है. और जो सब देश की मैं बात कर रहा हूं, उसमें बहुत सारे civilized developed countries भी है जो अपने आप को डेवलप कहते हैं, जो अपने आप को नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, जो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं. उनके भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है. They want this terrorism to happen. They want this narcotics trade to continue. And the best example of that is 2001 में, when United States entered Afghanistan. How many hectares in Afghanistan was under poppy cultivation, and how many hectares are there today in under poppy cultivation? It has gone up by several times. And that is the most important point to understand. So what India has done, there's an unprecedented counter narcotics operation going on in this country. When we consume narcotics, when people of a country consume narcotics, unknowingly, they are funding their own destruction because this narcotics money goes into funding terrorism. और ये route जो कहा जाता है golden crescent, it comes from Afghanistan to Pakistan, then some of it enters India, then it goes to via Nepal, it goes to northeast, और फिर वहां से Thailand, Philippines, वहां भी चला जाता है. One is an unprecedented attack on narcotics trade. अब वो the amount of narcotics that has been caught in the last 2 years, it is almost like 40 to 50,000 crore. Imagine 40 to 50,000 crore का
narcotics पकड़ा गया इंडिया में, and that narcotics was supposed to be consumed by Indians. So 40 to 50,000 crore would have flowed from India to those people who fund terrorism against India. So where does the money come from? Surprisingly, for terrorism, is through the consumption of narcotics in very basic country. Now, that is where the government has hit the most. और उसमें एक चीज देखिए, a section of Bollywood and some people, how they try to normalize drug consumption by saying, तो क्या हो गया, थोड़ा सा drugs ले लिया तो. That is the danger. When you normalize consumption of narcotics, एक तो वो society को devastate कर देता है. In Punjab, you see what has happened. First, narcotics fund terrorism, and secondly, by narcotics, you can destroy a society, a generation, because they could not create Khalistan. Now they're destroying Punjab. Second is money laundering. So if you see a series of acts that have been made by Government of India related to money laundering, that's a very, very important step towards catching and preventing the flow of illicit money, illegal money towards terrorism. और इसमें financial action task force जो है, there's a big flaw. Please understand this. When we say financial action task force has put Pakistan in the grey list, financial action task force of United Nations and other organizations जिनने मिला के FATF बनाया है, FATF only deals with money flowing, illicit money flowing through formal institutions. It doesn't deal with illicit money flowing through illegal money laundering hawala channels. So how do you deal with that? There is no mechanism in the world to deal with illicit money flowing through hawala networks. And that is where a lot of work is being done by Enforcement Directorate. Which is why you see suddenly a lot of many places where these are being caught. Large amount of cash, large sachet of cash. And this cash, in certain way, goes into organized crime through which it funds some or the other way nefarious activities, directed against India. Third is organized crime. Organized crime and terrorism are two hands of the same structure that is trying to destroy the very essence of India. मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. 1992 में जो ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, वो जो रूट यूज किया गया था फॉर ब्रिंगिंग इन RTX and AK-47 was the same route with which silver smuggling used to happen to India. और जो लोग सिल्वर स्मगलिंग करते थे, उन्हीं को यूज किया गया था टू ब्रिंग इन RTX. So organized crime or organized crime के खिलाफ, if you see the recent reforms in the amendment in the NIA Act, now NIA will deal with all kind of money laundering activities also. It will deal with narcotics issues also. It will deal with fake currencies also, because fake currency is the fourth pillar. So narco से पैसा आता है, हवाला से पैसा आता है, organized crime से. So what is the relevance of D company? This is what you have to understand. D company is funding terrorism. It's a financier. D company is involved in organized crime, and that organized crime's money actually flows into terrorism, financing of terrorism. So there is something called I forgot, the Karachi project. Karachi project of Pakistan was aimed at bringing D company, Lashkar-e-Toiba and ISI together for anti-India activities. So fourth, as I say, this fake currency. A lot of people say demonetization क्यों हुआ, क्या फायदा हुआ? The real benefits of demonetization are confidential. They will not be brought into the public domain. ये भी जो demonetization के ऊपर the Supreme Court took a decision that it was right. उसमें what I've heard from open source from some people is that there was a file that was shown to the Supreme Court judges, और वो file कभी public नहीं किया जाएगा, and justifiably so, वो public नहीं करना चाहिए, as to how fake currency, printing of fake currency, and the previous currencies that we had, which could be easily faked, was being used for funding of terrorism. आज भी ये हो रहा है. It's not that it has stopped them completely, but today we have a mechanism to fight it out, and we have a structure in place. So counter narco, countering money laundering, countering organized crime, countering fake currency, and human trafficking and illegal infiltration. Everything happens through cross-border trafficking. हिंदुस्तान में जितने सारे टेरर अटैक हुआ है, जितना ड्रग्स आता है, a large segment of that, transshipment of
money, material, people, men happens through Nepal border and Bangladesh border. So illegal cross-border trade is a very important and a devastating aspect of terrorism, and that's why the jurisdiction BSF ka badhaya gaya hai. It is because of that, so that BSF can go and catch all these people even if they are 50 kilometers away. Sometimes in certain states, unfortunately, that kind of alacrity or initiative is not shown by the state government, because law and order is a state subject, but national security state subject nahi ho sakta. So BSF, till the time we define that terrorism is a national security issue, wo constitution mein abhi hai nahi. So BSF jurisdiction increase was basically because of that. And the most important thing to understand is shadow investments in the stock markets and real estate markets. There are a lot of shadow investments. ये हमें पता ही नहीं कि there might be the organizations who are funding a particular project might be connected with an organization somewhere who might in return might be connected with an organization funding some of these terror organizations. That is why when you say fighting terrorism, one aspect of fighting terrorism is to have these counter-terror special forces, whether you talk about Rashtriya Rifles or most of the states today have an anti-terrorist squad. You have SWAT teams which are being created, swift weapons and tactics team. There are special forces being created. That's one part. The other part is to get into the details of it, and that's where hybrid war mechanism fighting is very different from fighting conventional or sub-conventional war. And that is why in this war against the hybrid terrorism that we are facing, government, while expanding the central police forces, is strengthening. The capacity building is happening in 3 or 4 organizations. One is NCB, Narcotics Control Bureau. One is NIA. One is Enforcement Directorate. And the 4th is the Customs. Customs में बहुत ज़्यादा capacity building हो रहा है. A lot of technology intervention is happening. It is because of that the drugs are being caught in the ports. NCB has seen massive expansion from 26 zone and sub-zonal offices. The government of India, the Ministry of Home Affairs have taken a decision to expand it to 43. NIA, the Home Minister has made it, has pledged it, has announced by 2024 India would have NIA branch in all the states of the country. Today there are sanctions have been given for 18 branches and the headquarters which is in Delhi, which means almost like 18 to 19 operating. The third is Enforcement Directorate. Unless you can check money laundering, unless you can counter fake currency, and that cannot be done by a special force. For that, Enforcement Directorate is required. So these are the organizations with which India is fighting terrorism, and all of this is fighting the funding of terror. That we have to understand. NCB catches narcotics, Customs catches narcotics, NIA catches fake currency, NIA, Enforcement Directorate finds out the Hawala routes. All this together is that no fund for terror, no money for terror that the Home Minister talked about. And we are taking forward a template for the rest of the world to follow. Right? So now there are challenges. It doesn't mean that challenges are over. In the Maoist belt, Vinayji can say much better than me. They have found out other unique ways. They have an extortion racket. Extortion is a very big part of funding Maoism. Contractors are forced to pay money. I have heard and I've seen 1 or 2 instances where contractors were told that you can build a road. Ek to paisa dena parega to the Maoist. Deep inside there will be a mine which will be planted, which cannot be detected by a normal mine detector. And the contractor has very little option but to follow. There was a time like that. आज तो वो बहुत कुछ change हो गया है. There are many roads जहाँ पे contractor जहाँ जाना नहीं चाहता था. CRPF has taken over, making those roads, getting inside Maoist zones. If you see, the Maoist area of influence has substantially shrunk, right? But the war doesn't end here. As our opponents or adversaries or those who are against the idea of India realize that you cannot destroy India either by a conventional war or with terrorism, they would go and do, and they're actually doing what is the third option, that is anarchy. Create a situation where you will force or provoke people through social media, through misinformation warfare, rather disinformation warfare,
to create mass uprising based on a fake issue. And that is where countering the intellectual cover fire for issues is very important. Fake intellectual cover fire. That is a very important part, and which we have to understand. So I will not take much time, but let me tell you, these are the fundamental dynamics that Prime Minister and the Home Minister have been working on. Two issues that we have in hand, which are very important, is that many of the states have not geared up to fight this. We are a federal republic, so the states have equal responsibility. Unfortunately, most of the work is being done by the central organizations. The states are still not up to the mark. Capacity building hui nahi hai, jahan pe paisa dena cha in terms of infrastructure building hota nahi hai. That is a challenge that we are working on. The government has to work on this, and as researchers we are pointing that out. As panelists in television debates, we point that out. The other issue is fencing of Nepal border is very important. The open border is a major challenge. It can have its justifications and benefits. Ek time shayad tha. Today, the open border has been exploited to the hilt by ISI and now being done by China to put in all kind of fake currency, narcotics, fake, illegal arms, infiltration. Many other things are happening. Unless we fence the Nepal border, unless we take that issue seriously, it need not be an actual border. It can at least be a line of actual control. You need something in between. You cannot have an open, free for all. That is something that we have to work on. And we need an internal security doctrine. That's my fundamental thing. The government in the last 8 years have done enormous amount of work in terms of creating the architecture, which is phenomenal, but the war is continuous because let's understand, terrorism itself keep on evolving. It is not static. So as you evolve, they will try to evolve more, and it's a continuous game that we have to fight on, but we are on the right track. I rest my case here. Thank you. धन्यवाद पथिकृत जी। अभी इस चर्चा में मैं निवेदन करूंगा कि आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए विनय कुमार सिंह जी हैं हमारे साथ। विनय जी अपनी बात रखें, फिर हम विनय जी के बाद इस चर्चा में हम चलेंगे सुमित मेहता जी, जो कि आज विस्तार से इस विषय को बताएंगे। धन्यवाद शिवानंद जी। आज का दिन सुमित जी का है, हम लोग सुमित जी को सुनेंगे, और सुमित जी का मैं एक परिचय बता देता हूं आपको। आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक नए जो मॉडस ऑपरेंडाई ऑफ फंडिंग है, जिसको पॉकेट फंडिंग कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल सीए के दंगों में और किसान आंदोलन के समय हुआ, खालिस्तान रेफरेंडम वाले इशू को भी फंड करने के लिए हुआ, फंडिंग, पॉकेट फंडिंग। वो पॉकेट फंडिंग जो शब्द है, आज एमएचए उसको यूज कर रही है। उस पॉकेट फंडिंग शब्द का इजाद सुमित मेहता जी ने किया। तो सुमित मेहता जी का एक ये परिचय है कि एंड दैट वर्ड पॉकेट फंडिंग इज यूज्ड लाइक एनीथिंग इन सम आर्टिकल्स आल्सो आई हैव सीन। अमिताभ त्रिपाठी जी साथ में है। भारत इजराइल संबंधों पर ये लगातार कई, मुझे लग रहा है 2 दशक से तो मैं देख रहा हूं लगातार काम कर रहे हैं और एक मजबूत कड़ी है। अक्षय बकाया जी हैं। अक्षय जी हिंदी के प्रोफेसर हैं पेरिस में और बहुत शानदार एक्टिविस्ट हैं। पहले लेफ्ट में होते थे और आजकल इनका एकाएक जब चीजों की हसीयत देखी तो इनका हृदय परिवर्तन हुआ। इनको जब सच्चाई दिखी तो आजकल ये बड़े टारगेट पे हैं, हिट लिस्ट पे हैं हर तरीके से। हालांकि अभी पुणे है, लेकिन पुणे और पेरिस के बीच में रहते हैं। पेरिस का जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जो एनएमएफटी कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट एनएमएफटी कॉन्फ्रेंस हुई 2018 में, वो पेरिस में हुई। सेकेंड 2019 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और मुझे लगता है कि उसके बाद जो कोविड का समय था उसके चलते जो नहीं हो पाया, तो 2022 में नवंबर में भारत में हुआ। कुल मिलाया जुला करके एनएमएफटी कॉन्फ्रेंस में 93 कंट्रीज और डेलीगेशंस ने पार्टिसिपेट किया। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया, और गृह मंत्री जी अमित शाह जी का जो उस पे भाषण था, मुझे लगता है कि फ्यूचर ऑफ टेरर फाइनेंसिंग और फ्यूचर ऑफ इंडियाज रोल अक्रॉस द ग्लोब, कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को लेकर के और टेररिज्म को लेकर के भारत, जैसा कि पथिकृत जी ने बताया कि दुनिया देख रहा है, तो उस नाते एक लीडर के नाते, सॉल्यूशन प्रोवाइडर के नाते, और उसमें एक और बड़ी बात हुई कि गृह मंत्री ने ये कहा कि वी प्रपोज टू हैव द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स इन इंडिया फॉर एनएमएफटी कॉन्फ्रेंस। तो
मुझे लगता है कि पीआईबी की वेबसाइट पे हम लोग भी शेयर कर लेंगे। अमित शाह जी का पूरा स्पीच और प्रधानमंत्री जी का जो इनॉग्रल सेशन था, इसको पूरा सुनने की जरूरत है। इसमें कई ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी तरीके से सॉरी कवरेज में छूट गया। हेडलाइंस के नाते तो जरूर एनएमएफटी कॉन्फ्रेंस का एक स्टोरी के नाते जिक्र आया, लेकिन विस्तार से मैं मुझे दुख भी हुआ कि इसमें बहुत कुछ लिखा पढ़ा नहीं गया। एनएमएफटी कॉन्फ्रेंस में जो हाइलाइट्स थी उसको मैं 2-3 लाइन में बताता हूं। एक तो इंडिया ने अपनी बात को दोहराया कि हमारा जीरो टॉलरेंस अप्रोच टुवर्ड्स टेररिज्म है। और मैं याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री जी जब पहली बार आप अमेरिका गए, भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने बड़े क्लियर शब्दों में ये बोला कि ये जो प्रैक्टिस है गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म का, ये नहीं चलेगा। और कम से कम टेररिज्म पे एक वर्ल्ड वाइड, एक ग्लोबल लेवल पे एक कंसेंसस, एक डेफिनेशन तो टेररिज्म का होना ही चाहिए। मालूम चला कि भारत के लिए दाऊद इब्राहिम टेररिस्ट है और पाकिस्तान के लिए वो टेररिस्ट नहीं है, और वो अमेरिका में जाकर के बिजनेस कर रहा है और सऊदी अरब और दुबई में जाकर के वो शेल्टर ले रहा है। तो टेररिज्म को लेकर के एक कंसेंसस जो बनाने की बातचीत है, उसको लेकर के मुझे लगता है कि उस बात को दोहराया गया इसमें। दूसरा कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को लेकर के कई बातें कही गई। और मैं एक बात बता दूं आपको कि जो 2020 में हमारे यहाँ एफसीआरए बना, जो एफसीआरए 2020 का जो वर्जन आया, उसमें एकाएक ऑक्सीजन जो श्वास नली है वो चोक हो गया, ऑक्सीजन मिलना कम हो गया उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिनको हम एनजीओ कहते हैं। हालांकि एनएमएफटी कॉन्फ्रेंस में इनको एनपीओज कहा गया है। तो मुझे लगता है कि एनपीओज और एनजीओ में क्या अंतर है और इन दोनों शब्दों का क्या महत्व है, इसको सुमित मेहता जी विस्तार से बताएंगे आगे। और जो नए मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडाई हैं, नए चैलेंजेस हैं, हम 5th जनरेशन वॉरफेयर टेक्निक के दौर से गुजर रहे हैं, 5GW जिसको कहते हैं। तो उसमें 2 ही बड़े टूल्स हैं, सोशल इंजीनियरिंग और प्रोपेगेंडा। और इन दोनों को बूस्ट करने के लिए, इन दोनों को एक्सपेरिमेंट में लाने के लिए फिनांस की जरूरत पड़ती है। तो ये 5GW के संदर्भ में भारत में जो ये एनएमएफटी कॉन्फ्रेंस हुआ नवंबर 2020 में, और उसमें जो अमित शाह जी का जो वक्तव्य रहा, प्रधानमंत्री का जो इनॉग्रल भाषण रहा, उसमें जो रेजोल्यूशंस पास हुए और परमानेंट सेक्रेटेरिएट की जो बात कही गई भारत में, तो उसके महत्व क्या है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसके रिपरकशंस क्या होंगे, फ्यूचर ऑफ टेरर फाइनेंसिंग यानी फ्यूचर ऑफ टेररिज्म वो क्या होने वाला है, और भारत किस तरीके से उसको टैकल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा एनएमएफटी कॉन्फ्रेंस के पर्सपेक्टिव में मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं, बल्कि सुमित मेहता जी को, कि इन सारे विषयों को लेकर के एक अंतिम आग्रह के साथ कि जब ऐसे कोई विषय आते हैं तो हम मानते हैं कि ये बड़ा इंटेलेक्चुअल एलीट का विषय है। मुझे लगता है कि तब तक सफल हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे इन चीजों का, उसके एनालिसिस को सफल नहीं माना जाएगा जब तक कि आम आदमी को एनएमएफटी कॉन्फ्रेंस के बारे में हम सर्वसाधारण की भाषा में नहीं समझाते। तो ये भी आग्रह रहेगा सुमित जी से कि इसको बहुत इंटेलेक्चुअल एलीट के डोमेन से बाहर निकाल करके एक आम जन की भाषा में टेररिज्म फाइनेंसिंग, एनएफटी कॉन्फ्रेंस, इंडिया का रोल और दुनिया में जो भारत ने बढ़त ली है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस विषय पर, उसको लेकर के विस्तार से बताएं। और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी शुरू करके, टाइम का भी कंस्ट्रेंट रहेगा और समय से इसको कंक्लूड भी कर लें। धन्यवाद विनय भाई एंड नमस्ते एवरीवन। मुझे यहाँ आज आमंत्रित करने के लिए मैं एसपी मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन को आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे पहले टेररिज्म के बारे में या आतंकवाद के बारे में तो सबको पता है। टेररिज्म शायद अगर हम अनुभव से, मैं अपने अनुभव से बात करूं तो जो 12 फरवरी 1993 का पहला टेरर अटैक हुआ था इंडिया में, मुंबई बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि मैं 16 वर्ष की उम्र में बीएसई में काम करना शुरू कर दिया था। और उस दिन मैंने मेरे आंखों के सामने डेड बॉडीज देखे हैं, मैंने बीएसई का टूटा हुआ बिल्डिंग देखा है। मैंने वहां से मेरा टेरर के साथ एक हेट रिलेशनशिप चालू हुआ है, बिकॉज आई हैव सीन व्हाट टेरर इज
एंड एट द यंग एज ऑफ 17 years आई हैव सीन दैट. 17 वर्ष की उम्र में मैंने ये सब देखा है. जो पथिकृत जी ने भी बताया कि कैसे लाया गया, यस, पूरा गोल्ड, सिल्वर और व्हाइट गुड्स का एक स्मगलिंग का पूरा बिजनेस चलता था, विच वाज हैंडल्ड बाय दाऊद. उसके साथ यहाँ के कुछ लोकल्स थे जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग होते थे, who were part of this whole racket, and the fisherman community was working very closely with them. तो उन लोग ने सिर्फ लाने का काम किया, उन लोग को तो पता भी नहीं था अंदर क्या है. अब आतंकवाद पे बहुत बातें हो चुकी है. अब आतंकवाद फिनेंस कैसे होता है, तो कुछ चीजें तो आजकल बहुत पॉपुलर है. नार्कोटिक्स ट्रेड, हलाल माफिया जो है पूरा, यू नो, जिहाद, हलाल जिहाद जिसे कहते हैं, नार्कोटिक जिहाद जिसे कहते हैं, वो तो सबको पता है. एक्सटॉर्शन के बारे में थोड़ा बहुत प्रतिकृत जी ने कहा है. लेकिन अगर हम ब्रॉडली में देखने जाऊं तो मैं टेररिज्म को 3 एंगल से देखता हूं, और तीनों के कुछ मॉडस ऑपरेंडी अलग है और कुछ मॉडस ऑपरेंडी बहुत सिमिलर है. और दूसरा, मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा इनटू 2 फैक्टर्स. वन इज द इलेजिटिमेट एंड द कैश चैनल्स, एंड वन इज द यूज ऑफ बैंकिंग एंड द फॉर्मल अकाउंटिंग और द बिजनेस ऑन द बैंकिंग चैनल्स. तो मैं इसको रेड टेरर का एक पार्ट है, वन इज ग्रीन टेरर, and one is political destabilization. There are 3 parts of terrorism. क्योंकि when you are in the 5th generation warfare, we also use political destabilization tools. We use tools like, say, the farmer protest जो हम लोगों ने देखा था दिल्ली बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर और शिंगू बॉर्डर पे. That is also part of terrorism. We cannot officially say it is a terrorism because, you know, no people are killed. Today terrorism का definition क्या है कि it is about killing people, but nobody looks at terrorism from the point of view of destabilization of the state and the political system, and replacing that state and political system with their own regime and their own systems. People are not looking from that perspective. So मैं पहले the black channels, the white channels, now इसमें बहुत सारी fungibility है, black to white की fungibility भी है. So probably I'll not have मैं एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन करके नहीं कह पाऊंगा. लेकिन अब जब हम लोग ये 1993 टेरर अटैक और सीरियल बॉम्बे ब्लास्ट से बात करें, तो मटेरियल केम इन इंडिया वाज फ्री ऑफ कॉस्ट. इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय समवन. आगे ऑफ कोर्स चल के अब उनको वहां से भी पैसा मिलता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन वो मटेरियल आता है बिकॉज ऑफ स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म बाय सम अदर स्टेट. Okay, in case of India, it is by Pakistan and ISI who are the state sponsors of terrorism in India. So वो मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आता है. मैं बोलूंगा हम लोग देखते हैं कि नार्कोटिक्स ट्रेड है. नार्कोटिक्स ट्रेड इज नॉट एज सिंपल एज कि यहाँ नार्कोटिक्स आ गया, हमने यहाँ से पैसा भेज दिया. आई डोंट वांट टू नेम अ प्लेस ऑफ वर्शिप इन द वेरी सिटी ऑफ मुंबई. वहां आज के तारीख में अगर आप जाएंगे, यू विल गेट वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी चरस. I'm sticking my neck out and saying you will get the best quality charas, and nobody, NCB वहां जिस दिन हाथ भी लगाएगी उस दिन बंबई जल उठेगा. आता है वहां माल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो पैसा, सी दिस इज पार्ट ऑफ द टेरर फंडिंग. पैसा वहां मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, दे सेल इट, दे जनरेट मनी, दैट मनी इज यूज्ड समवेयर एल्स. नाउ वेयर इज इट यूज्ड, वी डोंट नो. दैट इज अ ब्लैक होल. वहां से सिर्फ पैसा, या फिर वहां से आता है 75-80% माल उन लोग बेच देते होंगे, 20% खुद बेच के वो पैसे से उन लोग प्रॉफिट से उन लोग चलता है. सो यू नो, टेररिज्म में नार्कोटिक्स का पार्ट जो है, जो नार्कोटिक्स जिहाद है, दैट इज ऑल्सो टू फंड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया टू रन द होल थिंग in India with the money that they get in India, so that they don't have to get money from outside. Because आज के तारीख में क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ मनी इज रिलेटिवली डिफिकल्ट. इट इज नॉट दैट इट इज इम्पॉसिबल, मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ. लेकिन कैश मूवमेंट करो, उससे तो अच्छा है कि इनको माल दे दो, ये माल बेचेंगे, पैसा रखेंगे, वो पैसे से खुद का काम कर लेंगे. दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नार्कोटिक्स जिहाद. आई विल एंड द नार्कोटिक्स जिहाद पार्ट हियर. एंड दूसरा, when we look at, this is the green terror part. The red terror part में दूसरा है कि a huge portion is also funded by exploitation of natural resources in those places. आप अगर झारखंड, छत्तीसगढ़, वो सब एरियाज में जाएंगे, वहाँ जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, the red terror I can say, they are also engaged beyond extortion, beyond collecting taxes in the locality. They also are involved in illegal mining, illegal harvesting of natural resources, be it timber and other things, जिसका स्मगलिंग से लेके बेच के उन लोग प्रॉफिट्स बनाते हैं, जिससे उनका पूरा एक्टिविटी और गवर्नेंस सिस्टम
और टेररिज्म चलता है, उनके जो आर्मामेंट्स परचेज है वो वहां से चलते हैं। दीज आर पार्टली कैश पार्टली बैंक। व्हेन आई से बैंक, कुछ पैसा बैंक से भी आते जाते रहता है इन नेम ऑफ थर्ड पार्टी, शेल कंपनीज, एनजीओज। एनजीओज पे तो मैं आगे बात करने वाला हूँ डिटेल में, मे बी आई नीड 10-15 मिनट्स ओनली फॉर द रोल ऑफ एनजीओज, बट राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द कैश इकोनॉमी पार्ट। कि इस तरह से भी फंड रेजिंग हो रहा है, एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसके अंदर लोकल मशीनरीज जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज है, दे आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल, इधर out of fear or out of greed. So that is something which enables them to do it. Of course, we have seen success of CRPF and other central agencies in curbing red terror in the eastern region, but you know there's a lot more to be done. और money flow तो होते रहेगा. And this is where I'll end the cash part. One more thing, जो farmers protest के वक्त हुआ था, how did the cash move? Now this is very important. This is where I had discussed with Vinay bhai long back. The term called as pocket money. भाई पैसा कैसे आया था? कनाडा में और दूसरी जगहों पे गुरुद्वारों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सो से मिस्टर एक्स है, उसको कनाडा में पैसे दिए गए, वो पैसा उसने यहाँ मिस्टर वाई को ट्रांसफर किया, उसके गांव में भटिंडा या समवेयर, उसको बोला ये पैसा लेके तू फार्मर प्रोटेस्ट साइट पे जा, वहां ये सो एंड सो पर्सन रहेगा, उसके हाथ में पैसे दे दे। तो ये सब जो पिज्जे बट रहे थे, बर्गर बट रही थी, दारू बट रहा था, उसका पैसा कनाडा से आ रहा था। अब इसके अंदर देयर इज अ लूपहोल इन FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, के 1 लाख रुपए से कम का अगर आपको फ्रेंड्स और फैमिली के पास से बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, देन यू डोंट नीड टू डिस्क्लोज इट टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, द FCRA डिवीजन। आपके बैंक में आता है, बैंक ने भी ये रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ प्रॉब्लम चालू हो गया, दे यूज दिस लूपहोल वेरी एफिशिएंटली। आज अगर 1 लाख लोगों ने 1 लाख रुपए 90,000 रुपए भी ट्रांसफर किए हो तो 900 करोड़ रुपए इंडिया में आ गए। That's a huge amount to run a protest for these many days, and this was within the premise of FCRA that I don't have to report it. Of course, it violated the law, क्योंकि उनके पास जब पैसा आया, FCRA में प्रोविजन भी है कि अगर आपको पता है कि ये पैसा पॉलिटिकल पर्पस के लिए आ रहा है, बिकॉज FCRA bans the use of foreign contribution for political purposes. आपको घर बनाना है, आपको सेवा करनी है, लोगों को लंगर चलाना है, भूखे लोगों को खाना खिलाना है, दैट इज अलाउड अंडर FCRA। लेकिन आपको यहाँ सिंगू और टिकरी बॉर्डर पे आपको धरना देना है या शाहीन बाग में धरना देना है, उसके लिए बाहर से पैसा आया, या फिर कोई एक्टिविस्ट है जिन्होंने जंतर मंतर पे धरना देके बैठे हैं फॉर सम लॉ, दैट इज नॉट अलाउड अंडर FCRA। फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस इट इज नॉट अलाउड, दैट इज वेरी क्लियर अंडर FCRA लॉ। एंड अगर आपको पता है कि उसके लिए यूज किया जा रहा है, देन यू आर सपोज टू रिपोर्ट इट टू MHA, जो इन्होंने पंजाब में नहीं किया था। जब ये पता चला, आई एम वेरी हैप्पी, जब ये बात मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स FCRA डिवीजन को पता चली, ईडी ने 60,000 नोटिसेस इश्यू करी है, ऑर्डिनरी पीपल को नोटिसेस गई है। दिस सी गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो अच्छे लोग जिनको जेन्युइनली अपने दोस्तों से या रिलेटिव से पैसा मिला हो, जो उन्होंने यूज नहीं किया हो फॉर पॉलिटिकल पर्पस, उनको भी नोटिस गई है। Now it will be the job of ED to verify and establish के कैसे यूज हुआ। लेकिन दिस इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड व्हाइट कलर क्राइम जिसमें फंडिंग हो गया है, अब ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। मैंने पैसा विड्रॉ किया, मैंने तो दारू पी ली, मैंने खाना खा लिया, ईडी को मैं आई कैन से दैट। आई गिव यू वन, आई डाइग्रेस फॉर ओनली 30 सेकेंड्स। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत ही फेमस एडवोकेट है हु इज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी, उनके यहाँ इनकम टैक्स की स्क्रूटिनी की नोटिस गई थी। ओके, उन्होंने खर्चे दिखा दिए थे और बोला कि अब रिकॉर्ड्स दो, तो बोला मेरे रिकॉर्ड्स तो टर्माइट खा गए हैं। तो ऐसा भी होता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अ स्लाइट डाइग्रेशन, बट दिस इज हाउ द मनी इज कमिंग फ्रॉम 3 साइड्स, सो 3 systems are very different. The cash part we have discussed, but the more important thing is how the money is moving through the formal banking channels. आज हम लोग हवाला चैनल्स को रेड मार के अटका सकते हैं, हम हवाला ऑपरेटर्स को अरेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अफराज तो निकल गया, अफराज फट्टा करके सूरत का एक बंदा है, वो तो हाई कोर्ट ने तो उसको बरी कर दिया है। लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव इट बिकॉज वी आर ओनली लुकिंग एट इट फ्रॉम अ मनी लॉन्ड्रिंग पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग को जब देखते हैं तो हमने 2 लेग्स देखने चाहिए। आई गिव यू अ न्यूमेरिकल एग्जांपल सो दैट आपको समझ में आए कि मनी लॉन्ड्रिंग में एक्चुअली जो हवाला ट्रांजैक्शन होते हैं उसके 2 लेग्स, बिकॉज सी हवाला इज अ डबल सेल्फ बैलेंसिंग लेजर ऑन बोथ द साइड्स। आज मैं एक इंपोर्टर हूं, मैं चाइना से इंपोर्ट करता हूं समथिंग,
और 1 लाख रुपए की चीज है जिसके ऊपर 28 रुपया इंपोर्ट ड्यूटी है, 28,000 रुपए का टैक्स भरने के बदले में उसको बोलूंगा 10,000 मुझे बिल में दो, 90,000 मैं यहाँ से हवाला से भेज दूंगा। ओके, अब वो 90,000 जो मैं देता हूँ प्रोपोर्शनेटली मेरा यहाँ टैक्स कम हो जाता है, कस्टम ड्यूटी कम हो जाती है, जीएसटी कम हो जाता है। अब जीएसटी तो ठीक है, इट इज अ पास थ्रू, सो मुझे प्रॉब्लम नहीं कि कस्टम्स इज लोडिंग अप टू माई कॉस्ट। जो दूसरा 90,000 में यहाँ देता हूँ मेरे हवाला ऑपरेटर को, वो हवाला ऑपरेटर का काउंटर पार्ट वहां चाइनीज कंपनी को या दूसरे किसी को, या अगर चाइना नहीं हो और कहीं हो तो वहां दे देता है। अब वो यहाँ 90,000 है, उसका क्या हो रहा है? There is a person sitting somewhere in Pakistan or Dubai, a ISI operative or maybe a Chinese operative sitting in Shanghai, okay, who is doing one thing. He is saying कि तूने मुझे जो बाकी के 90,000 तेरे पास पड़े हैं, मैं यहाँ तेरी पार्टी को देता हूँ या दुबई में पार्टी को देता हूँ, तू मेरे बंदे को 90,000 रुपीज बॉम्बे में दे दे। अब वो बंदा कौन है? ही इज पार्ट ऑफ द टेरर नेटवर्क। तो यहाँ सेल्फ बैलेंसिंग हो गया। मेरे पास 90,000 आए रुपी में, उसके सामने मैंने बाहर इंडिया के बाहर किसी का डॉलर ट्रांसफर कर दिया, पाउंड ट्रांसफर कर दिया। यहाँ मेरे पास 90,000 है, किसी ने बाहर मुझे दिए, मैंने यहाँ टेरर एक्टिविटीज के लिए दे दिया। सेल्फ बैलेंसिंग हो गया है, मेरा लेजर क्लियर हो गया, हवाला ऑपरेटर का लेजर क्लियर हो गया। अब यहाँ चीज ये आती है कि हम लोग हवाला ऑपरेटर्स को सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से देखते हैं। व्हाट हैपेंड टू दैट 90,000 रुपीज? हु वाज दैट मनी गिवन? We are only looking at the leg of Sumit Mehta, who is an importer, has given money and he has passed on the money. That is not the end of it. If we have to really get into the hawala operations, the second leg, which is कि वो 90,000 जो उसके पास कैश पड़ा था रुपए में, वो उसने किसको दिए? कौन से टेरर ऑर्गेनाइजेशंस थे, कौन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिसको उसने वो दिया है? That is the most important part. यहाँ investigative agencies need to get innovative, and proportionately there has to be a amendment in law so that we can check the whole money flow instead of looking at only Sumit to hawala operator to a foreign hawala operator, and from a foreign hawala operator to the exporter outside India. That is not the end. The other side is very important. दूसरी साइड हम लोग देख नहीं रहे हैं। Now coming to the formal banking channels, today movement of money बहुत easy हो गया है, बैंक बहुत easily ट्रांसफर होता है। ये इवन शिंगू बॉर्डर और वहां जो पैसा आया था, इट केम थ्रू द फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स, वो यहाँ कैश में कन्वर्ट होकर उनके पास फिजिकली गया, लेकिन द फर्स्ट स्टेप वाज द फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स। और इसके बारे में FATF ने पॉलिसी पेपर्स निकाले हैं, डिस्कशन पेपर्स निकाले हैं, ड्राफ्ट रिपोर्ट्स बनाए हैं, एंड देयर इज अ ह्यूज नीड फॉर द गवर्नमेंट टू बी वेरी प्रोएक्टिव ऑन दिस साइड। हम लोग बातें करते हैं कि ED बहुत इफेक्टिव हो गई है। आई बेग टू डिफर, ED के हाथ में आज भी पावर नहीं है। मेरे दोस्त है जो ED के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स है जो ED के लिए इन्वेस्टिगेटिव, फॉरेंसिक ऑडिटिंग, फॉरेंसिक अकाउंट्स वेरिफिकेशन, वो सब काम करते हैं। आज के तारीख में अगर हम बैंक को ED अगर सिंपल लेटर दे के मुझे से XYZ का बैंक अकाउंट का डिटेल्स चाहिए, बैंक कैन प्रोएक्टिवली रिफ्यूज टू गिव डेटा अंडर द बैंकिंग सीक्रेसी लॉज। And this is an experience of my friends who are working with ED as consultants, कि उनको मिल ही नहीं सकता, जबकि बड़ा मूवमेंट हो रहा है मनी का। आज FATF ने खुद बोला है कि बैंकिंग हैज टू बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, and we have to take it from a perspective as the implementation partners with the agencies, which is not happening. Probably there has to be some proactive amendment in NIA Act so that banks can be involved in that. That is the first point I would like to make. How does money move? तो मैं पहले क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की बात करूंगा, बाद में विद इन द बॉर्डर्स की ट्रांजैक्शंस की बात करूंगा। आज मुझे हवाला से भी मनी भेजने की जरूरत नहीं है। टेक फॉर इंस्टेंस, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मैं यहाँ से लेदर एक्सपोर्टर हूँ। लेदर में अगर आप देखेंगे ना, तो जो ये टैनरीज जो लेदर लेती है, वो एक लेदर में से 3 अलग पार्ट्स बनते हैं। One is the best quality leather which is there, then there is a second grade and there is a third grade leather. Third grade leather is for that 100 rupees के चप्पल जो बनाते हैं, या 50 रुपए के चप्पल, उसके लिए यूज होता है। अब मुझे मनी जनरेट करना है, what do I need to do? For third grade leather, I can show it as first grade leather and export it outside India, say Dubai या any other such destination, जहां से मुझे ऑफिशियली व्हाइट में पैसा आ जाता है इन माय बैंकिंग चैनल्स, एंड आई कैन ऑफिशियली शो इन माय बैलेंस शीट एज एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट रेवेन्यू। उसके सामने द नेटवर्क थ्रू हुम आई एम बाइंग, आज के तारीख में
एक सबसे बड़ा लेदर का कंट्रोल इज विथ वन पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। जो भी लेदर वो कम्युनिटी के, जो भी एनिमल्स वो सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के लोग काटते हैं, बुचर्स काटते हैं, दे हैव टू हैंड ओवर द हाइड टू द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। और वो अगर मैं बोलूं सिंपल ये करना है, सिर्फ मीरठ के जितने भी लेदर टैनरीज है उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड मारो, आपको पता चल जाएगा कितना दूध है, कितना पानी है, और कितना विस्की और कितना और कुछ है, आपको सब पता चल जाएगा। रीजन यहां से लेदर वहां जाता है, उसके सामने से वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से लेदर जाता है टू टैनरी, टैनरी से इनको पैसा आता है। दिस मनी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज। और अगर मैं आपको ओपनली बोलूं तो जमीयत उलेमा हिंद एंड जमात इस्लामी हैज ऑल्सो स्पॉन्सर्ड, made payments to the lawyers, paid the fees of the lawyers to defend the terrorists. What does this show? That terror money is used even for the legal purposes. उनके पास वो पैसा कहाँ से आता है? This is one of the means. So we have to look at the quality of things exported, and there has to be a huge scrutiny on what is being exported. एक जमाने में मैं जब आर्टिकलशिप चालू किए थे अर्ली मिड 90s में सीए की ट्रेनिंग, तब एक सिस्टम चलता था बॉम्बे में, डायमंड मार्केट में होता था। आज वो नहीं हो रहा है क्योंकि टैक्स बेनिफिट नहीं है। तब सेक्शन 80cc का 80 HHC करके एक एक्सपोर्ट टैक्स बेनिफिट था कि यहाँ से लोग कांच एक्सपोर्ट करते थे, वहां से उनके पास पैसे आते थे, वो एक्सपोर्ट रेवेन्यू दिखा के उन लोग टैक्स फ्री करके उन लोग ये रूट से बहुत सारे पॉलिटिशियंस का भी पैसा लॉन्डर होके डायमंड मार्केट के थ्रू व्हाइट होके आया है मार्केट में। आज यही सिस्टम ये सब के लिए भी यूज हो रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि पैसा कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के पास आ रहा है। These are the corporates. यही बाद में आगे फंडिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की। Now we cannot say that it is a direct funding to terror organization. They cannot show it officially, but unofficially they can show it in way of expenditure. आप किसको पेमेंट कर रहे हैं? Are those people connected with the terror organizations directly, indirectly? That is a very big question which has to be addressed. यहाँ there is a need for much more stronger intelligence system and law enforcement system, and unfortunately while we have made it very strong on the compliance part, ये ऐसा है कि हाथी निकल जाता है और पूंछ रह जाती है, और पूंछ के ऊपर ही अपनी एनफोर्समेंट एजेंसीज और सब बिजी हो जाती है, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एंड जीएसटी। सो दैट इज वन थिंग। दूसरा, बैंकिंग चैनल से रेमिटेंसेस आ रहे हैं। टुडे इंडिया इज $100 बिलियन रेमिटेंस इकोनॉमी। आज कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, किसके फैमिली के पास आ रहा है, कितना उसमें से सामने वाले उसके रिलेटिव्स ने एक्चुअली हार्डवर्क करके कमाया है, और कितना उसको म्यूल्स करके यूज किया जा रहा है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। वो पैसा ऑफिशियल बैंकिंग चैनल से आ रहा है, कोई बंदा रह रहा है इंडिया के बाहर, उसको वहां से टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ने या उसके फ्रेंड्स ने बोला ठीक है तुम पैसा लो, तुम्हारे रिलेटिव को ट्रांसफर कर दो, तुम्हारे रिलेटिव वो हमारे जो एजेंट होंगे वहां उसके पास में कैश डिलीवर कर देंगे। This is also happening. This is also, you can call it pocket funding in a way. This is also happening in a very big way. बहुत सारी इकोनॉमीज, कुछ स्टेट्स की इकोनॉमीज में ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता होगा, एंड देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ कॉशन। सी इसमें आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट वी मेक इट अ पुलिस स्टेट के सबके पास पैसा आया तो हम बोले हर महीने कहाँ से आया, तुमने कहाँ खर्च किया। नो, आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ पुलिस स्टेट, लेकिन what are the involvement of those people, where are they getting involved, that is something that is very difficult to find, but it is like finding needle in the haystack. In open economies, liberal economies, or other countries and societies like India or US, it is very difficult to find these kind of people. अगर चाइना हो, अगर सोवियत यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ it was very easy कि इस तरह के लोग पकड़े जाते थे because everyone was under the radar. यहाँ वो नहीं हो रहा है। तीसरी चीज है how the money comes in pocket funding से, this goes more for the left wing extremist groups, क्योंकि I see terror from three perspectives. First thing is identification and ideological indoctrination of the people, then recruitment of the ideologically indoctrinated people, and third is actual terror attacks. There's a lot of money even going in identification, ideological indoctrination, and recruitment of people, which is happening through various social media platforms, through various digital media platforms, be it for the green terror or for the red terror or for the destabilization activities against the state. So inspiring people to act against the state, very important part जो हम लोग ने देखना पड़ेगा। तो ये सब जो डिजिटल मीडिया हाउसेस है, कहाँ से पैसा आ रहा है?
I'll give you one example. I don't want to name the corporate. एक corporate है, उन्होंने यहाँ से एक मटेरियल एक्सपोर्ट किया चाइना को. चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल इन द वर्ल्ड. लेकिन इंडियन कंपनी यहाँ से मटेरियल एक्सपोर्ट करता है चाइना से पैसा आता है इंडिया में, एंड दैट मनी इज यूज्ड टू डोनेट एज द डोनेशन फॉर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट. और उसके अंदर लंदन में एक प्रोफेसर है हु इज एक्सट्रीम लेफ्ट विंग प्रोफेसर. She is hired as a visiting faculty or as a faculty in this particular institute. Confucius Institute is funded through a corporate sector in India. वो भी अंडर द CSR गाइडलाइंस. ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ गलत, वो ऑफिशियली बैलेंस शीट में दिखाता है, ऑफिशियली इनकम टैक्स को दिखाता है, रसीद भी दिखाता है, सामने वाले से सर्टिफिकेट लेके इनकम टैक्स को भी देता है, और खुद के ऑडिटर को देता है कि देखो भैया मेरा CSR कंप्लीट हो गया, साइन करो. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बताता है कि भैया देखो आई कंप्लाइड विद माय CSR रेगुलेशंस. गवर्नमेंट ने बोला है 2.5% डोनेट करना है, मैंने 2.5% डोनेट कर दिया. बट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द अदर लाइन? वेरी ट्रिकी. This is where again government needs to get involved. What are organizations like Confucius Institute and others doing? Wasn't Confucius Institute indirectly involved in the Sterlite protests, anti-Sterlite protests in Tuticorin? Wasn't, how are those all people funded? How are the ideologues funded? How are activists funded? This is coming through the corporate route, through the official banking channels. जो बकायदा हम लोग बैंक को दिखाते हैं, हम लोग बकायदा हमारे एनुअल रिपोर्ट में भी लिखते हैं, एंड वी टेक प्राइड इन दैट. बट वेयर इज इट यूज? इट्स यूज्ड टू सबवर्ट द स्टेट. These are all places where the recipient organizations, the NGOs or the NPOs, have to be brought within the purview of governmental restrictions as well as wider investigation. ये हम लोगों को बहुत जरूरी है. यहाँ FCRA लाइसेंस वाला एक विनय भाई ने यहाँ बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NGOs एंड NPOs. NPOs is a Western word, non-profit organizations. हम लोग उसको यहाँ non-governmental organizations बोलते हैं. Otherwise, the intent and meaning is the same. There is no difference. Just the name is different. और हमने उसके ऊपर ज्यादा restrictions लाने की जरूरत है. मैं frankly बोलूँ तो NGOs के लिए rather NPOs, from henceforth we'll use the word NPOs in this particular discussion and probably in all the discussions that come forward. FATF ने clearly बोला है कि there has to be a definition of NPOs and there has to be a red flagging of NPOs, and उनका अलग से एक document है typographies of NPOs जिसपे बहुत clearly कहा गया है कि NPOs has to be categorized on the basis of the type of NPO, location in which it operates, the target audience to which it addresses, the group of people it is involved with, the activities it is involved with, and the size of that NPO. उसके हिसाब से हम लोग ने उनके बीच में कैटेगराइजेशन करना चाहिए. मैंने 2 आर्टिकल्स लिखे थे ऑन PFI का फंडिंग. ये जो पॉकेट फंडिंग का वर्ड है, गवर्नमेंट यूज्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन आफ्टर द PFI केस, और मैंने 2 आर्टिकल्स लिखे थे न्यूज 18 में. फर्स्ट में जिसमें मैंने पूरा उसका प्रोसेस समझाया था, जो आज सब लोगों को पता है कि पॉकेट फंडिंग, मैंने किसी को पैसे दिए, उसने इंडिया में अपने रिलेटिव को पैसे दिए, इंडियन रिलेटिव ने वो पैसा PFI को दिया. तो टेक्निकली फॉर PFI व्हाट इट हैपेंड दैट इट इज अ डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन एंड नॉट अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन. सो उससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ. लेकिन वेयर वाज द सोर्स ऑफ मनी? द सोर्स ऑफ मनी वाज आउटसाइड इंडिया, इन मिडिल ईस्ट. वहां से पैसा एक रिलेटिव ने दूसरे रिलेटिव को दिया, दूसरे रिलेटिव ने यहां दिया. सो FATF खुद बोलती है कि हमने कैटेगराइज करना चाहिए बेस्ड ऑन दिस. सो गवर्नमेंट नाउ नीड्स टू टेक इट अप कि हाउ डू यू कैटेगराइज द NPOs based on their activities and the people behind it. FATF is also very clear that you need to do a KYC of 2 sets of people. First thing is the office bearers and the people managing, contributing to managing and running the NPO, and second the donors. Know your donors. That is very important. ये FATF ने क्लियरली कहा है. तो कल सुबह अगर हम लोग मांगे कि भैया अगर आपको जो भी पैसा दे रहा है उसका पासपोर्ट का कॉपी दीजिए. आज के तारीख में जो जेन्युइन NGOs है उन लोग इवन 1000 रुपए आप डोनेशन दो तो आपसे पैन कार्ड मांग लेते हैं. उन लोग आपका email ID मांग लेते हैं, फोन नंबर मांग लेते हैं.
मैंने इस्कॉन के केस में ये एक्सपीरियंस किया है, मुझे सर्टिफिकेट भी आ जाता है, आप ये दीजिए, आपको इनकम टैक्स में 80G में एग्जम्पशन डिडक्शन भी मिल जाएगा. But not everyone does it. So it has to be made very clear that the income tax officer governing the assessment of the NGO or the NPO for section 11 ka section 11 and 12 ka scrutinies and assessments for renewal of exemption has to get all this information, and that there has to be a regulatory body which takes all that information. That is very important. नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा, इतना बड़ा देश है, कहाँ से भी पैसा आ जाएगा, चला जाएगा NPOs में. See, there is one similarity between a terror organization and a NPO. और मैं इसको 4M का थियरी बोलूंगा. Both organizations work on 4Ms: mobilization of men, money and material. Terrorists use it for one cause and NGOs use it for the other cause, and both are diametrically opposite. लेकिन NPOs can provide a front to the terror organizations to fulfill their agenda and further their agenda. In what format? First, पैसा आ रहा है तो कहाँ जा रहा है? Is the NPO using the terror network to do the social service so that they can handle the indoctrination and recruitment of people? First question. Second, is the money coming in the NPO is diverted to terror? Second, very important question. And the last one, is this a sham NGO or sham NPO which is created only to give a cover to the terror activities, collect money and then that can move out? ये बहुत जरूरी है. यहाँ हमें बैंकिंग सेक्टर को देखना पड़ेगा क्लोजली, बैंकिंग ऑपरेशंस को देखना पड़ेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एनपीओ है वो एक जेन्युइन एनपीओ है या एक फ्रंट है या एक व्हीकल है जिसके थ्रू मनी मूवमेंट हो रहा है. और उसके लिए बैंकिंग के हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है. बैंक्स नीड टू बी टोल्ड टू वर्क इन कंजंक्शन विद द एजेंसीज. आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक. अगर हमें पूरा बैंकिंग ऑपरेशंस कैसे चल रहा है, it will take a lot more time, but I'm thankful that SP Mukherjee Research Foundation has triggered this whole discussion so that we set the tone for more work on no money for terror and combating financing for terror. With this, I'd like to end. Thank you very much. हाँ सुमित जी. हाँ विनय भाई, मैं कह रहा हूँ कि अब क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए हम लोग शुरू हो सकते हैं. 10 मिनट का एक ऐसा सेशन करते हैं. श्योर, चलेगा जी. तो किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो अपने को अनम्यूट करके एक बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कोई भी अपने को अनम्यूट करें और सवाल पूछ सकते हैं सुमित जी से. मुझे लगता है कि किसी को कुछ पूछना नहीं है. जी विनय भाई. किसी को लास्ट एंड फाइनल कॉल. किसी को कोई सवाल है? अमिताभ जी को मुझे लगता है कुछ पूछना है. नहीं, सवाल नहीं पूछना है. मैं सवाल के अलावा कोई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हो तो अपनी बात रख सकते हैं. लेकिन मुझे केवल इतना कहना है कि विनय जी के इस प्रयास के लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि विनय जी को मैं पिछले कई दशकों से जान रहा हूं और विनय जी का इसमें जो रुचि है और नेशनल सिक्योरिटी के और इंटरनल सिक्योरिटी के विषय को जिन्होंने एकदम से, जो इनकी जागरूकता का विषय है उसको ऐसा सहजता के साथ मेन स्ट्रीम का इशू बना दिया है. टेररिज्म का जो इशू है वो बहुत ही टिपिकल, एकदम से जैसे उन्होंने बोला कि मेन स्ट्रीम का इशू नहीं है, वो एकदम से एलिट का माना जाता था, लेकिन इन्होंने कुछ वर्षों में प्रयास करके इसको बहुत ही कॉमन मासेस का इशू बना दिया. मैं आज जो विषय आया है इसमें इस बात को देख रहा था, इसमें बड़ा
श्रम लगा है और आप लोगों ने अच्छा परिश्रम किया। इतने मतलब टिपिकल सब्जेक्ट को भी कि जैसे इस तरीके से जितने भी वक्ता बोले हैं, जैसे सुमित मेहता जी, अब देखिए इतना टिपिकल विषय है, अगर इसको किसी को आप सेमिनार कर दीजिए हॉल में तो आदमी सोने लगेगा। उसको भी जितना भी हो सकता था उसको समझाया है। पहली बार मैंने इस विषय को इस रूप में समझा है, उनने एकदम से पूरा समझा दिया है कि कैसे कैसे चीजें होती है। इससे पहले भी जो बोल रहे थे पथिकृत जी, वो भी बहुत अच्छा बोले। अनिर्बन जी ने भी विषय को बहुत वो रखा, और सारे लोगों का धन्यवाद करते हुए विशेष रूप से विनय जी को मैं बहुत ज्यादा इनका अभिवादन और अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। यही कहना था। धन्यवाद अमिताभ जी। साथ में कई बड़ी डिग्निटरी साथ में हैं, कुलदीप अग्निहोत्री जी हैं, धनंजय लोढ़ा जी हैं, देश का बड़ा लीडिंग और रेप्यूटेड सीए फर्म है, और बड़े बिजनेसमैन हैं धनंजय लोढ़ा जी। लोढ़ा ग्रुप आप सब लोग जानते होंगे। कुंदन प्रसाद जी हैं, आप सरकारी अधिकारी हैं, अपने बड़े भाई हैं, इस विषय के काफी बड़े एक्सपर्ट हैं। उनके अपने कुछ ये हैं, इसलिए शायद उनको हम लोगों ने वक्ता के रूप में नहीं रखा, लेकिन उनका विषय रहा है कुंदन जी का, उस विषय पे लगातार काम करते रहे हैं आप। और मुझे लगता है कि कई कई लोग, सतीश कुमार जी, मीतानाथ बोरा जी का मैं बता दूं कि आप नेशन फर्स्ट राइटर्स फोरम चलाती हैं और लगभग 100 राइटर्स हैं, और उसमें वर्ल्ड क्लास मुझे लगता है कि आर्टिकल्स लिखे जाते हैं देश भर में, दुनिया भर में। और साथ पे जो पॉलिसी रिसर्च ग्रुप है बीजेपी का असम का, उसको हेड करते हैं, और वो भी एक कमाल का मुझे लगता है कि उदाहरण है कि देश का सबसे बेस्ट पॉलिसी रिसर्च ग्रुप के नाते, केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नाते अगर देखना हो तो मीता जी के उस प्रयास को देख सकते हैं हम लोग। आगे कभी किसी विषय पे हम लोग मीतानाथ जी को अलग से सुनेंगे। आज के इस कार्यक्रम में सब लोग जुड़े, सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, और आगे यही योजना है कि इस पे एक व्हाइट पेपर हम लोग लाना चाह रहे हैं। तो सुमित जी से इस पे डिटेल बातचीत हुई है कि जो नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हुआ है, और जो भारत की प्रतिबद्धता है उसको लेकर के, और जो भारत का अप्रोच है उसको लेकर के एक 40-50 पन्नों का एक व्हाइट पेपर आना चाहिए। मुझे लगता है ये समय की जरूरत है, और उस व्हाइट पेपर में भी केवल सुमित जी और हमारा ही नहीं, कई साथियों के सहयोग और समय की जरूरत पड़ेगी। तो आज के कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यहीं समाप्त करते हैं इस विषय को हम लोग। जी जी जी, सॉरी टू इंटरप्ट बिफोर यू कंक्लूड, आप खत्म करें प्लीज प्लीज कुंदन जी, आप 1 मिनट समय लूंगा सिर्फ। जी जी। सबसे पहले तो जितने भी स्पीकर्स थे उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। द नॉलेज दे हैव ऑन द सब्जेक्ट रिमार्केबल। कंट्री जिस तरह की डिनामिक सिचुएशन में और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है इस समय, और इस तरह के सब्जेक्ट को सामने लाना बहुत अच्छी बात है और बड़ी बात है। बीइंग द एम्प्लॉय ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, और जिस जॉब में हूँ मैं, आप जानते ही हैं, तो इस तरह की जो टॉपिक्स हैं इसकी रिसर्च पेपर या कोई डॉक्यूमेंटेशन हो जाए तो ये गवर्नमेंट के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि टेररिज्म की बैकबोन ही फाइनेंस है, और कंट्री लाइक इंडिया एंड द सोशियो इकोनॉमिक या जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है, इसकी लोकेशन है साउथ ईस्ट एशिया में, और जिस तरह से ये चैलेंजेस फेस कर रही है ये कंट्री, उसके लिए जरूरी है कि हमें फाइनेंस को ही कैसे तोड़ना है, आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी, बट हाउ टू ब्रेक दिस बैकबोन आई मीन। तो इस पे व्हाइट पेपर की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, अगर मिल जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगी सब सभी के लिए। आई एम ग्रेटफुल, मुझे अच्छा लगा सुन करके। इन फ्यूचर ऑल्सो सच काइंड ऑफ टॉपिक्स आई मस्ट लिसन, I must be invited for that. Thank you very much. Thank you, Kundan Prasad ji, for your kind words and for the motivation.
और हम लोग जल्दी ही इस पे व्हाइट पेपर पे काम शुरू कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सके हम लोग गवर्नमेंट के साथ इसको शेयर भी करेंगे, आपके साथ भी हम लोग जरूर इसको साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में सब लोगों को जुड़ने के लिए, और अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे और उसकी सूचना सबको जाएगी आज की तरह ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर